हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मार्केट को लेकर, जैसा कि हम डेली रखते हैं। तो मार्केट को लेकर आज सबसे पहले मैं कमेंट्री करना चाहूंगा। तो आज के मार्केट से पहले बात करेंगे कल के मार्केट की। ठीक है, तो कल के मार्केट में क्या हुआ? कल के मार्केट में जैसा आप लोगों ने देखा होगा, चारों तरफ भाई मतलब ये समझ लो कि जो शेयर ना गिरा हो कल के मार्केट में, वो भाई बिरला शेयर है। ठीक है, बट मतलब कि अगर जो शेयर नहीं गिरा ना, तो उसके साथ साथ ये चांस भी लग जाते हैं कि वो शेयर फिर जब मार्केट बढ़ेगा, अपवर्ड जाएगा, तो मार्केट शेयर वो जो है वो ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कल के मार्केट का हाल ऐसा रहा कि जिस शेयर को आप उठा के देख सकते थे, जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में, वो ही भाई डाउन है अच्छा खासा। चारों तरफ अच्छी खासी बिकवाली लगी हुई थी, चारों तरफ अच्छी खासी मारामारी लगी हुई थी कि हाँ भाई ये शेयर भी डाउन, वो भी शेयर डाउन। लेकिन अब ये मतलब बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या रीजन आया कि मार्केट में कि बहुत चारों तरफ से वो आ गई? तो अगर मैं सही मायने में बताऊं ना, तो देखो इस टाइम पे ना मार्केट में बिकवाली के कोई ऐसे सर्टेन रीजन नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रम्प ने अभी टैरिफ को लेकर, जो कल इन्होंने स्टील इंडस्ट्री और मतलब जो आपका मेटल इंडस्ट्री पे, यानी स्टील इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम से रिलेटेड चीजों पे, उसने ट्रम्प ने टैरिफ का अभी अनाउंसमेंट किया है कि 25% टैरिफ लगा देंगे। तो उसको लेके बहुत ज्यादा मार्केट डाउन है। बट उसको लेके मार्केट में हमारे इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बेसिक, मैं अगर ज्यादा जानूं तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर पर, मेटल सेक्टर में पड़ता है कि हाँ भाई स्टील रिलेटेड सेक्टर में पड़ रहा है या उन चीजों में पड़ रहा है। ठीक है, तो लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी सारी चीजें गिर रही हैं। तो आज की तारीख में मार्केट हो क्या रहा है? मार्केट ये हो रहा है कि अगर जरा सी भी नेगेटिव न्यूज आ रही है, थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज किसी चीज के लिए भी आ रही है, तो पूरा मार्केट भाई अपने आप गिरे चले जा रहा है। अब इसमें भी जितना जो आपका आपका निफ्टी के स्टॉक्स हैं, यानी अगर मैं बात करूं जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो इतना नहीं गिर रहे हैं जितने मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं। तो ये क्या रीजन हुआ? ये रीजन जो है, जो मार्केट में वो लगाया, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू थे सब कुछ है। लेकिन और कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो अगर आपने आईसीआईसीआई के जो उनके फंड मैनेजर थे उनकी आपने सुनी होगी बात, तो वो भी बोल रहे थे कि अभी भी हमारा मार्केट ओवर वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो देखो मार्केट ओवर वैल्यू है तो बियर मार्केट में आपको, हर मार्केट मतलब बियर मार्केट में आपको, जब आप हर दिन उठोगे वो आपको लगेगा कि हाँ ये ओवर वैल्यू है। बट लेकिन अगर आप सही सही मानो तो मार्केट आज की तारीख में 30% 40% तक फॉल डाउन आ चुका है। मतलब मार्केट में जो शेयर है वो 30-40% तक फॉल डाउन आ चुके हैं। हाँ देखो, आप, मेरा कहना यह है कि कभी भी पूरे मार्केट की कंपैरिजन सिर्फ निफ्टी से नहीं करनी चाहिए। निफ्टी जो है वो उनमें टॉप कंपनीज का जो एक ग्रुप है, ठीक है, उनको उनको प्रदर्शित करता है। जो टॉप कंपनी है, टॉप इंडेक्स है, उनको प्रदर्शित करता है। लेकिन क्या आप हमेशा टॉप को लेके, अगर आप कभी भी कोई चीज जो लेते हो वो एवरेज बेसिस पे लेते हो, अगर आप एवरेज बेसिस पे लोगे तो निफ्टी को आप आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको निफ्टी भी लेना पड़ेगा, उसमें आपको मिड कैप भी लेना पड़ेगा, आपको स्मॉल कैप भी लेना पड़ेगा, तब जाके पूरा आपका मार्केट बनके तैयार होकर आएगा। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि हम अगर सिर्फ निफ्टी की मार्केट को मानो तो निफ्टी कितना गिरा है? 10-12%, 13%। बट बाकी शेयरों में जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर है, उनमें 30-40% की गिरावट है। मैंने ऐसे बहुत बहुत अच्छे खासे शेयर भी देखे हैं जिनमें आज से हम लगभग 6-7 महीने पहले जूम कर रहे थे कि यार ये स्टॉक आज भी अच्छा है, बट वो स्टॉक भी काफी 30-40% तक नीचे गिर चुके हैं। तो इसका रीजन क्या रहा? इसका रीजन ये है कि जब मार्केट में गिरता है ना, तो मार्केट में सब कुछ गिरता है। वो गधा हो, घोड़ा हो, सब कुछ भाई। ये नहीं देखता कि आज की तारीख में ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये तो बहुत भागने वाला है। हाँ, ये भागने वाला है, जब इसका टाइम आएगा ये भागेगा। बट अभी गिरने का टाइम है तो ये गिरेगा। अभी जब गिरेगा तभी भागेगा आगे। तो ये मार्केट का एक रूल है। ठीक है, चलिए अब आगे जो बात करते हैं कि अब ये जो मार्केट है, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे कल तो बहुत ज्यादा गिर गया। अब जब कल बहुत ज्यादा गिर गया तो उसके बाद आज थोड़ा सा ऐसा क्यों रिकवरी आई? तो उस रिकवरी को लेके भी लोग लगा रहे हैं कि भाई रिकवरी इसलिए आई कि मार्केट में जो आरबीआई था, आरबीआई है हमारा, उस आरबीआई ने मतलब एक बहुत भारी हैवी क्वांटिटी में डॉलर जो है उसे परचेज की, बेसिकली सेल किया, सॉरी, उसे डॉलर को सेल किया है। तो सेल करने से क्या हुआ? जब उसने डॉलर को सेल किया तो मार्केट में जो थी, जो मतलब मार्केट में जो था वो उसने डॉलर का अपने यहाँ से आउटफ्लो बढ़ा दिया, यानी मार्केट में इनफ्लो बढ़ गया। जब मार्केट में डॉलर का इनफ्लो बढ़ गया तो यानी जो भी लोग मार्केट में खरीदने वाले थे, जो अपने कंट्रीज में बैठ के एक्सपोर्ट करते थे, उन लोगों को डॉलर खरीदने के लिए चाहिए होता था। तो उन लोगों के पास भी अब रियल क्वांटिटी में डॉलर आ गया। इससे क्या हुआ? इससे रियल क्वांटिटी में डॉलर आ गया तो इससे स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पे हमारे यहाँ जो
वो क्रंच क्रिएट हुआ था उसका कि भाई डॉलर के प्राइस बढ़ गए और मतलब हम और हमारे जो रुपीस के प्राइस डाउन जा रहे थे, वो प्राइस जाके उनका कहीं ना कहीं उनकी पैरिटी कंपेयर हो गई। तो आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा बहुत रिसेंट टाइम में देखा नहीं गया है कि एक ही दिन में जो रुपया था वो वापस 87.95 रुपीस पर डॉलर से वापस आके दोबारा 86.69 पे पहुंचे। लगभग 1 रुपए की जो उसने अपनी जो गिरावट थी, जो कमजोरी थी, उसे रिकवर कराओ। तो वो ऐसा हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हमारे आरबीआई ने रियल क्वांटिटी में भारी क्वांटिटी में अपने यहाँ से जो डॉलर था उसे सेल आउट किया है। ठीक है, तो इसका एक रीजन रहा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार मार्केट में क्या अभी और भी आके गिरावट आनी बाकी है क्या? मार्केट में जो है भाई वो टेरर का माहौल बन चुका है, क्या है उसका रीजन? तो अब देखो मार्केट में ना, मार्केट जैसे आप लोग अगर ये समझो सिंपल, अब ये जो है मार्केट की गिरावट को अगर हम ये लेके चलेंगे कि ये मार्केट में एक फ्लू है या एक मार्केट में ये वायरल फीवर हो गया है। ठीक है, अब हम अगर नॉर्मल किसी बंदे का वायरल फीवर नापते हैं, वो किस चीज से नापते हैं? वो नापते हैं हम थर्मामीटर से कि भाई बुखार नापना है इसके बंदे का, तो बुखार कैसे नापेगा? थर्मामीटर से कि भाई 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, 100 आ रहा है, सॉरी 100 आ रहा है, 102 आ रहा है। तो अब जब अगर 100 102 आ रहा है तो हम नाप लेते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को बुखार है, इस बंदे को फीवर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि भाई आज की तारीख में तो कि अगर 102 फीवर है तो मार्केट में क्या ये वायरल फीवर हो चुका है, मतलब कि ये जो है आज की तारीख में मार्केट में फैला हुआ है बीमारी, उसका एक पार्ट है। ठीक है, तब जाके डॉक्टर हम लोगों को बताता है रिपोर्ट देख के कि हाँ भाई तुम्हारा जो फीवर है वायरल फीवर की कैटेगरी में, या फिर ये तुम्हारा जो फीवर तुम्हें जो फीवर हुआ है। तो वो एक हम क्या कहते हैं, ये एक टूल है मार्केट में उस बीमारी को नापने का। तो ऐसे ही मार्केट की कमजोरी को नापने का टूल क्या है? मार्केट की कमजोरी और मार्केट में कितनी ज्यादा निराशा है, कितना पैनिक करने वाला, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो कि मार्केट में कितना पैनिक होने की नीड है या नहीं है, उसके लिए जो टूल बना हुआ है वो बना हुआ है विक्स। तो अगर विक्स जो है वो बहुत एकदम ज्यादा भाग गया, आपने देखा होगा जैसे कोविड के टाइम पे या नॉर्मली जब मार्केट हमारा फॉल डाउन हुआ था तो 50-50 60-60 तक विक्स भाग जाता था। ठीक है, आप गूगल करके देखना विक्स का आज की तारीख में रेट क्या चल रहा है। तो अभी जो था विक्स का रेट जो है मैं मार्केट में मैं भी आपके सामने गूगल कर लेता हूँ। तो विक्स का जो अभी करंट, अगर मैं विक्स को लगाऊं, ठीक है, तो विक्स बता रहा है मेरे को ये आपका विक्स टुडे आज की तारीख में 14.89 का, यानी कि 14.89, यानी लगभग मैं अगर 15 भी मान लूं तो 15 का विक्स जो है वो मार्केट में ये नहीं बता रहा कि आज की तारीख में मार्केट में पैनिक चल रहा है। क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक चल रहा होता तो मार्केट कहां जाता आपका? 50 60 चलो 35 40 50 के भी उस पे तो विक्स पे जाता। तो अगर मार्केट में विक्स जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन विक्स जो है, इंडिया का विक्स वो 14.89 है, यानी कि मार्केट में भी पैनिक नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में पैनिक नहीं है तो क्या और पैनिक आने वाला है मार्केट में? तो ये देखो इसका कोई सर्टेन रिप्लाई नहीं है, लेकिन अगर मैं सही से बात करूं कि हाँ कुछ स्टॉक अभी गिर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टॉक अभी और भी ज्यादा गिर सकते हैं, थोड़ा फॉल डाउन आ सकता है। अभी मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो अभी क्या है कि मार्केट में क्या है, मार्केट में जो है वो अच्छे स्टॉक गिर चुके हैं। तो वो ये हो सकता है कि अभी कुछ स्टॉक और ज्यादा गिर जाए, फिर उसके बाद थोड़ी रिकवरी आए, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी रिकवरी आ जाए थोड़ी जाके, और वो रिकवरी थोड़ी एक सर्टेन पीरियड के लिए हो, और फिर जाके दोबारा से एक अच्छा मतलब जो करंट का लेवल है, लो लेवल, उसे दोबारा ब्रेक कर दे। तो ये भी हो सकता है। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में जो अभी जो विक्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट में पैनिक नहीं है। बट इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट हम करंट की सिचुएशन को ये करेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में सही में पैनिक है या नहीं है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखो हमारा जो सेबी है और जो हमारे आज की तारीख में गवर्नमेंट रेगुलेटर है, उन लोगों ने मार्केट को आज की तारीख में बहुत ज्यादा लेवल तक इस तरीके से जो मार्केट का पैनिक है और इस चीज को लेके थोड़े से वो इतने सजग हो गए हैं कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल किस चीज से कर लिया? उन लोगों ने मार्केट में जैसे ही उन लोगों को दिखाई देता है कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, और ट्रेडिंग के ये मतलब ट्रेडिंग में एक दिन से मतलब एकदम से कुछ बहुत ज्यादा बाय और सेल के उसमें क्वांटिटी आ जा रही है कि
तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्केट को रेगुलेट कर देते हैं कि भाई ये जो है स्टॉक अभी इसी ये ट्रेडिंग जोन से बाहर आ गया, इसमें भाई अभी आज इस सर्टेन पीरियड के लिए ट्रेडिंग है, ये नहीं होगी। वो उस पे कंट्रोल लगा देते हैं, ठीक है अपना। तो मेन चीज क्या होती है, मेन चीज ये है कि अभी हमारा जो मार्केट है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में चल रहा है, बट उसके बावजूद भी गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है, उसका रीजन यही है कि मार्केट को जो है हमारे रेगुलेटर है वो लोग, उन्होंने जो पैनिक को, जो विक्स को नापने वाला जो वो है इंडिकेटर, उसको एक तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि मार्केट को ये ना जाए कि हाँ भाई एकदम से बहुत ज्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या चीज है, अब मार्केट में पैनिक की सिचुएशन अगर मैं समझूं तो है। तो देखो ये सिचुएशन जो मार्केट में आई है कि अगर निफ्टी 12-13-14% गिरा है, तो मार्केट में ये सिचुएशन पहले भी आई है, ठीक है। मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप का गिरना 30%, 40%, 50%, ये एक नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि जब ये बढ़ते हैं तो ये बढ़ते भी इसी स्पीड से कि 50%, 40%, 60%, 70% बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। कुछ मार्केट में आज की तारीख में करंट एडवाइजर हैं, वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 25 के एंड तक या 26 के शुरू तक मार्केट जो है अपने दोबारा ऑल टाइम हाई को हिट करे, ठीक है। तो उन लोगों का ये भी मानना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज की तारीख में देखो, मार्केट में मेन चीज क्या है कि ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। मार्केट जो गिर रहा है वो कुछ रैंडम कारणों से गिर रहा है। अगर रैंडम कारणों से मार्केट गिर रहा है, यानी कोई छोटे मोटे इवेंट्स आ रहे हैं उनके कारण गिर रहा है, तो ये फॉल जो है वो परमानेंट फॉल नहीं है। अगर परमानेंट फॉल नहीं है तो यहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा। अब मार्केट दोबाारा ऊपर जाएगा तो जिस स्पीड से गिरा है, तो और जो स्टॉक यानी जो सेक्टर और जो सेगमेंट जिस स्पीड से गिरा है, यानी लार्ज कैप सेगमेंट अगर कम स्पीड से गिरा है तो वो कम स्पीड से बढ़ेगा। मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट ज्यादा स्पीड से गिरे हैं तो वो ज्यादा स्पीड से ही बढ़ेंगे। तो इन्हीं चीजों को सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो अलग अलग अपनी जो है सजेशन और अपनी जो सोच है मार्केट को वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है इसको लेके कि जो मैंने मार्केट से सुना, सोचा, समझा, वो मैंने, ठीक है। देखो मार्केट में जो हम लोगों का इस समय जो बात चल रही है कि न्यू इनकम टैक्स बिल आ गया, न्यू इनकम टैक्स बिल आ गया। तो न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर आज मैंने जो ऑनलाइन है वो वहां से एक पीडीएफ देखा कि हाँ भाई ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है। तो वो जब हमने उसको रीड थ्रू करा, ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये चीज न्यूज जो आती है वो हम लोगों को इम्पैक्ट करने वाली होती है काफी ज्यादा, तो हम लोग इन चीजों को पढ़ते रहते हैं कि यार ये क्या मार्केट में मतलब चेंजेस आए हैं, क्या इनकम टैक्स में इन लोगों ने जो बोला था कि भाई बहुत ज्यादा रिफॉर्म लाने वाले हैं, कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही बदल जाएगा और सारी नई चीज आएंगी। तो देखो जो मेरे को पढ़ के पता चल रहा है, या फिर जो आज की तारीख में मैं अपने जो हमारे प्रोफेशनल कलीग्स हैं उन लोगों से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उन सब लोगों का ये बताना है, और जो मैंने खुद भी पढ़ा उसमें मैंने देखा कि इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में कोई ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं करा है, ठीक है। जो इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं देखूं तो चेंज क्या है, सेक्शन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। जो असेसमेंट ईयर था, असेसमेंट ईयर को नाम दे दिया टैक्स ईयर, जो प्रीवियस ईयर था उसको नाम दे दिया फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यार ये चीज तो लोग पहले भी समझ पा रहे थे, और आज की तारीख में जैसे हम समझ रहे थे, जो हम लोग देख रहे थे कि यार एकदम से रिफॉर्म आने वाला है, कि सारा का सारा एक्ट ही बदल जाएगा, सारी चीजें ही चेंज हो जाएंगी, ऑडिट का तरीका बदल जाएगा, ये लोग जो है मार्केट में जो हमारा जो गवर्नमेंट है हमारी, वो इस तरीके से इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि एक नॉर्मल आदमी भी उसे पढ़ सके। तो यार ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर मैं बताऊं तो आने वाले टाइम पे मार्केट में और नॉर्मल लोगों को अब सीए और जो सीए, सीएमए, सीएस जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो वकील हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जो अच्छे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों की नीड अब और पढ़ने वाली है। उन लोगों की नीड क्यों पढ़ने वाली है? क्योंकि देखो अब लॉ की लैंग्वेज तो उसी तरीके से बनी हुई है। अगर आप कहो उन्होंने जो मैंने अभी एनालाइज किया वो 800 850 पन्नों का हमारा जो पिछला वाला इनकम टैक्स था, उन्होंने 622 पन्नों में इन्होंने उसे कंसाइज कर दिया। अब उन्होंने उसे भाई कंसाइज करके लिख दिया। अब पहले वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ था, अब इन्होंने बुलेट फॉर्म में बना दिया है कुछ जगह पे। तो इससे क्या है कि इससे लॉ इजी नहीं हो जाता समझने के लिए। आज की तारीख में भी लोग उसे वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे वो कल कर पा रहे थे। तो नॉर्मल आदमी के लिए आज भी इनकम टैक्स एक्ट इतना इजी नहीं हुआ है। और इवन तो जो पहले का लॉ था उसमें कुछ चीजें क्लियर हो चुकी थी और कुछ चीजें समझ चुके थे लोग कि हाँ यार इस चीज को ऐसे ही पढ़ना है। अब जो नई प्रॉब्लम आने वाली है वो ये आने वाली है कि अब इन्होंने तो लॉ में लैंग्वेज भी चेंज की है बहुत जगह। तो अब क्या इस लॉ की लैंग्वेज को क्या इंटरप्रेट करना है, तो इसके लिए फिर से नई डिस्प्यूट पैदा होंगे मार्केट में, ठीक है। तो अब अगर आपको बिल्कुल टू बी प्रिसाइज बताऊं कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, तो
कुछ भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन के चेंज है थोड़े बहुत। और हमारे लिए अगर पॉजिटिव बात बोलूं मैं शेयर मार्केट वालों के लिए, तो शेयर मार्केट वालों के लिए पॉजिटिव थिंग ये है कि कोई निगेटिव बात नहीं आई है इस एक्ट में निकल के। जो हमारा जो बिल आया है इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स बिल आया है 2025, इसमें कोई निगेटिव बात नहीं आई है। कई बार कोई निगेटिव बात ना आना भी हम लोगों के लिए मार्केट में पॉजिटिव संकेत होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव बात आने से आज की तारीख का जो मार्केट चल रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी भी निगेटिव बात आती कि भाई इन्होंने कैपिटल गेन बढ़ा दिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म पे कोई कैपिटल गेन बढ़ा दिया या कुछ इस तरीके की नोट मार्केट में बात आती, तो वो मार्केट और ज्यादा फॉल डाउन करता है। क्योंकि जो मार्केट में अच्छे अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो लोग अपना पैसा और निकालते हैं। एफआईआई वगैरह जो है जिन पे अच्छे खासे टैक्स लग रहे हैं वो लोग अपना पैसा और निकालते हैं, या एसटीटी वगैरह बढ़ा दिया। तो अगर इस तरीके की न्यूज आती तो मार्केट से लोग और पैसा निकालने लगते हैं, मार्केट में और पैनिक क्रिएट होता। तो ये आज की तारीख में एक अच्छी खबर है कि मार्केट में जो कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं आई है इनकम टैक्स लॉ को लेके। बट बुरी बात यह है कि देखो यार, कोई पॉजिटिव न्यूज भी नहीं आई, क्योंकि पूरा का पूरा आपने इनकम टैक्स बिल चेंज कर दिया। आप लोग रिफॉर्म ला सकते थे यार। ये चीज तो आप किसी आईटी कंपनी वाले को एक एसओपी बनाने के लिए दोगे ना, तो वो भी आपकी मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से निकाल के भाई उसे बुलेट फॉर्म में बना के दे देगा। तो ये चीज हमारा काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है गवर्नमेंट ने जो आगे को इसमें चेंजेस लाए उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करे। जो टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, टैक्स की लैंग्वेज है, उसको उन चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करे। तो अगर मैं बिल्कुल कंसाइज शब्दों में बताऊं कि भाई क्या चेंज हुआ है, तो इतना ज्यादा कोई इनकम टैक्स में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। ना कोई रेट चेंज हुए हैं, ना कोई, अगर मैं असेसमेंट ईयर वगैरह की बात करूं तो वो चेंज हुआ है। कोई ऐसा बहुत सिर्फ सेक्शन चेंज हुए हैं। लॉ को इंटरप्रेट करने का कई जगह उन्होंने वर्डिंग जो है वो पुरानी वर्डिंग, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग से लेके उन्होंने जो है वो भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड यूज करते, तो इस तरीके के उन्होंने वर्ड लगाए हैं। लेकिन बट इसमें कितना बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स एक्ट को लेके खबर। अब मैं ये आज हमारा क्वेश्चन फिर यही है मार्केट में कि अब मार्केट को लेके पैसा मार्केट में कहाँ लगाया जाए। तो मार्केट में पैसा लगाने का टाइम है ये। क्या हम लिवरेज करके लोन लेके पैसा लगा लें? तो देखो, लिवरेज करके लोन लेके पैसा लगाने का टाइम अभी भी नहीं आया है। अभी भी हमें इन्वेस्टिंग कैसी करनी है? देखो, मैं मानता हूं जैसे किसी बंदे ने सपोज 10 से 12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा है, ठीक है, यानी कि, और वो अपने पोर्टफोलियो में हर मंथ जो है 25 से 30 हजार रुपए ऐड करता है। मैं एक आइडियल मानता हूं कि भाई उसकी इनकम जो है वो 10-11 लाख रुपए के आसपास की होगी, और उसने अभी रिसेंट में बनाया है अपना पोर्टफोलियो 1-2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। तो 25-30 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए पोर्टफोलियो बन सकता है उसका, अगर धीरे धीरे उसने 4-5 साल के उसमें जाके बनाया है। तो अब इसमें क्या चीज है, मैं ये समझता हूं कि उस बंदे की एक मंथली इनकम में से वो एक पार्ट जो इन्वेस्टिंग करने के लिए निकाल पा रहा है वो 25 से 30 हजार रुपए का निकाल पा रहा है, ठीक है। अब जो 25 से 30 हजार रुपए निकाल पा रहा है, तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि वो 25 से 30 हजार रुपए आप अभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते रहो, मार्केट में लगाते रहो। यही टाइम है मार्केट में पैसा लगाने का, पैनिक करने का टाइम नहीं है। अब इस टाइम पे मार्केट को कैसे समझना चाहिए हमें ये समझना चाहिए मार्केट को कि देखो, अगर आप पैसे के वे में देख रहे हो कि यार हम इतना पैसा लगा रहे हैं और ये इतना नेगेटिव जा रहा है, इतना पैसा लगा रहे हैं इतना नेगेटिव जा रहा है, तो ये मार्केट को समझने का इस टाइम पे करेक्ट टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो इस समय नीचे जाएगा। इस टाइम पे ये समझो कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमारे हाथ में इतने शेयर आ रहे हैं, और ये शेयर जो हैं, आप इस टाइम पे समझो कि अगर आपने पहले किसी चीज के 100 शेयर खरीद रखे थे, तो अब वो जाके 100 आपको 150 करने हैं, 200 करने हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेसिटी है, लिवरेज लेके मार्केट में लगाने का टाइम अभी नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी और नीचे गिर सकता है। अगर आप न्यू खिलाड़ी हो तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओगे, और उस पैनिक में आपके हाथ से जो आपके अपने खुद का बना हुआ पैसा है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइम पे टाइम किस चीज का है? जो आपके पास मार्केट में पैसा आता रहे, जो इनफ्लो आता रहे, उसे धीरे धीरे मार्केट में डिप्लॉय करते रहो। जो आपके पास अच्छे शेयर हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मुझे कॉन्फिडेंस है इस शेयर पे, मैंने अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछा है और उस शेयर पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो उस पे जाके अपना पैसा आप थोड़ा थोड़ा और डिप्लॉय करते रहो। जो आपके पहले 100 शेयर थे वो 150 कर लो भाई, 125 करो, फिर 150 करो, फिर 175 करो, फिर 200 करो। ऐसे धीरे धीरे 25-25, 30-30 शेयर करके उसमें खरीदते रहो। और वो शेयर आप ये मत देखो कि यार मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू है। अब ये समझो कि अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो ये देखो जाके कि जिस दिन आपके पास, जब मार्केट में आपके पास अपवर्ड ट्रेंड आएगा, उस अपवर्ड ट्रेंड में फाइनली क्या बचेगा कि आपके हाथ में कितने शेयर हैं, वो उन शेयरों को आपकी उस टाइम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि सपोज आज की तारीख में शेयर की वैल्यू 400, 450 है, और वो आपने जो वो शेयर थे वो 1000, 1200, 1500 शेयर इकट्ठे कर लिए हैं,
और उस टाइम पे जाके उसकी जो वैल्यू है वो 1000 बन जाएगी, तो आपके सीधे सीधे शेयर जो हैं जितनी 1000-1200 शेयर होंगे वो उस 1000 वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। तो आप ये समझ के आज की तारीख में मार्केट में परचेज करो कि आप जो है अच्छी कंपनी के शेयर सस्ते दामों में खरीद रहे हो। यही मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है, ठीक है। प्लीज आप लोग ये बनाए रहिए। आपको किसी भी, अब मैं क्या है, मैं एक आपको इसी एग्जांपल के साथ लेके एक अच्छे शेयर्स का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, एक क्विक एनालिसिस होगा, ठीक है। आपको मैं फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, आपको इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको जाके खुद तुरंत मार्केट में ये वाला शेयर परचेज नहीं कर लेना है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं एक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिले कि आपको कैसे अच्छे शेयर मार्केट में देखने हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। मेरे को इससे मेरा कोई पर्पज कोई अपनी खुद की अर्निंग बनाने का नहीं है, इससे मेरा पर्पज कुछ कोई मार्केट में आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने का नहीं है, इससे मेरा पर्पज जो है वो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाएं और जाके तुरंत इसी का पर्टिकुलर कंपनी के शेयर जाके खरीद लें, ठीक है। तो आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछना है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप लोगों को एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद फिर जाके मार्केट में किसी भी शेयर में पैसा लगाना है। तो ठीक है, आज मैं एक जो कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप है, उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो ये जो मैं डाटा पर उठा रहा हूँ, ये डाटा मैंने देख रहा हूँ स्क्रीनर पे, ठीक है। तो स्क्रीनर पे मैं जो देख रहा हूँ, इसकी मार्केट कैप जो दिखाई दे रही है मेरे को वो 2,51,959 करोड़ की दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है वो 684 रुपए का है। जो इसने अपना हाई मारा था, ऑल टाइम जो हाई मारा था इसने, वो अभी दिखाई दे रहा है मेरे को 1179 रुपए का, सॉरी, ठीक है, 1179 रुपए का मेरे को हाई दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक का इसमें अच्छी बात क्या आ रखी है, लेकिन अच्छी बात भी है, आप लोग इसको अच्छी बात भी समझ सकते हो, बट लेकिन इस तरीके की कंपनी जो होती है, जो एक हाई जो एक ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी होती है और जो जिनमें मार्केट में एकदम से हाई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आती, जो जिनमें मतलब ग्रोथ इन द सेंस जो स्टॉक्स में एकदम से ज्यादा बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं होती है, उन कंपनियों के लिए नॉर्मल पीई भी वो एक अच्छा पीई होता है। ऑल्दो ये जो हमारी कंपनी है, ये पिछले लगभग एक साल में अगर मैं टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करूं तो 25% लगभग 25% से ज्यादा गिर चुकी है, ठीक है। आज ये इसमें मैंने देख रहा हूँ 1% का उछाल है लगभग। इसका पीई जो है स्टॉक का वो है 7.91 जो मेरे को दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, ठीक है। इसका पीई जो 7.91 का है। अब मैं इसमें एक जो अच्छी चीज देख पा रहा हूं, वो जो मेरे को दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि एक मिनट, इस कंपनी के पास प्रॉफिट भी है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट आ रहा है। इसका ईपीएस जो है, अगर मैं ईपीएस देखूं, वो इस कंपनी का ईपीएस जो है वो आ गया है 14.81 का, ठीक है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 9.08 का। यानी कि इसका ईपीएस भी ग्रो कर रहा है अगर मैं कंपेयर करूं टू द लास्ट क्वार्टर से, ठीक है। अब मैं देखूं इसकी कंपनी का, इस कंपनी ने अपने डेट जो है उन्हें कम करा है, रिड्यूस करा है। कंपनी के पास एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, जैसा ये हमें बता रहा है स्क्रीनर कि 5 साल में लास्ट इसने 93.1 CAGR का प्रॉफिट दिया है, जो प्रॉफिट ग्रोथ इसने डिलीवर करा है। इसकी एक दो जो इस खराब बात है वो उसने बताया कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 3.83% से कम हुई है, बट लेकिन आप जो है, जैसा कि हम लोग मार्केट में जानते हैं, टाटा की जो अगर प्रमोटर होल्डिंग है वो एक अच्छे हाथों में है। टाटा जो है वो किसी भी कारण से जाके ऐसा नहीं करता कि एकदम से अपना मार्केट में पूरा का पूरा शेयर निकाल के रख दे और वो जो उसमें पब्लिक घुसी हुई है उन लोगों को लॉस दे जाए। तो ऐसा मार्केट में अभी तक जो टाटा की रेपुटेशन बनी हुई है वो अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट इनका जो दिसंबर क्वार्टर का दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5,578 करोड़ का, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट है। पिछली बार जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 3400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को ये, ठीक है। अब मैं ये देखूं इसमें जो अगर मैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो टीटीएम सेल्स ग्रोथ जो है वो लगभग 5% की है, यानी कि इसकी सेल्स ग्रोथ में अभी कटौती आई है। लेकिन अगर पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो वो 21% से बढ़ी है। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो वो लगभग टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ की जो बात करूं तो वो 58% से ग्रो कर रही है प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। अभी जो इसने मेरे को बताया लास्ट 12 महीनों की, लास्ट 3 साल की 128%, लास्ट 5 साल की जैसे मैंने आपको भी ऊपर बता दिया था 93% प्रॉफिट ग्रोथ है इनके पास। बट इसमें एक अच्छी बात और है, अगर ये देखे जाए, आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो स्टॉक प्राइस दिखा रहा है मेरे को कि
लास्ट 1 ईयर का माइनस माइनस 25% है। यानी कि आपने 100 रुपए लगाए थे तो वो 75 रुपए रह गए हैं। ठीक है, अगर स्टॉक प्राइस की बात करूं। बट इसमें पॉजिटिव बात क्या है, मार्केट में सभी कुछ गिर रहा है। जब सब कुछ गिर रहा है तो अब मार्केट में क्या टाइम आया है, मार्केट में खरीदने का टाइम आया है। अब खरीदने का टाइम आया तो ये आपको देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको ये पर्टिकुलर जाके स्टॉक नहीं खरीद लेना है, लेकिन आपको इस तरीके से एनालाइज करना है कि मार्केट में क्या अच्छी चीज आपको सस्ते दामों पे मिल रही है। वो अच्छी चीज अगर आपको सस्ते दामों को मिल रही, तब जाके आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, तब जाके मार्केट में पैसा लगाना है। क्यों? क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो, आज की तारीख में आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इसको लेके पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट में इसको लेके मतलब जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो आपको पॉजिटिव लग रहा है। बट कल के दिन में इससे कोई निगेटिव न्यूज आती है और तब आप एनालिसिस नहीं करते हो, तब आप जाके हम लोगों को नहीं सुनते हो, तब आप जाके अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को नहीं पूछते हो, तब आप पैसा डुबा बैठोगे। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी अब नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट उस पे आते हैं इसके टर्म्स पे। तो वो कहता है कि भाई आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 49% लास्ट ईयर की। ठीक है, तो इसके जो अगर आप अच्छे फैक्टर जितने भी देखोगे, सब वो इंप्रूविंग फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया चीज दिखाई दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताई लगभग 3-3.25% से इसने लूज करी है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो वो भाई 20.49% थी, यानी कि 20.5% थी, वो अब हो गई है 22%, यानी कि 1.5% से बढ़ चुकी है प्रमोटर की होल्डिंग। नंबर ऑफ शेयर जो थे मार्केट में, यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो वो थे पहले 57,27,000, अब वो 64 लाख हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? क्योंकि जो शेयर है वो ज्यादा लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यही है इसको लेके मेरा एनालिसिस इस पे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, जो मैंने आपको अभी समझ के बताया। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक अच्छी कंपनी की रेटिंग में आ सकती है अभी उन लोगों के लिए जिन लोगों को एक अच्छी स्टेबल कंपनी में अगर अपना पैसा लगाना है। बट इसके साथ साथ इसमें एक जो थोड़ी सी निगेटिव बात, मैं पूरी भाई इसमें मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो भाई इसमें क्या एक बात जो मेरे को लगती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो मेरे को लगती है निगेटिव वो भी लग रही है, वो ये है कि ऑल तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अब जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं आएगी तो ये कंपनी खुद कैसे ग्रोथ करेगी? अब जब ये कंपनी खुद ग्रोथ नहीं करेगी तो आपका मार्केट में जो आप पैसा लगा रहे हो वो भी उस रेट से अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव बात भी मैंने आपको बता दी, निगेटिव बात भी मैंने आपको बता दी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, अपने सभी रिश्तेदारों को बताइएगा, जिन लोगों के साथ आप अपनी नॉलेज शेयरिंग करना चाहते हैं उन सभी लोगों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।